हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 8 का रूलिंग द कंट्री साइड चैप्टर 4 जो कि हिस्ट्री का है उसे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब हम प्रीवियस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, तो जो ब्रिटिश है वो हमारे इंडिया में जब आए थे तो वो एज अ ट्रेडर्स आए थे, एज अ व्यापारी आए थे। बट धीरे धीरे जो चीज़ें थी वो चेंज होने लगी। स्पेशली अगर देखें तो बैटल जो थी प्लासी और बक्सर की जो बैटल्स थी उनके बाद में अगर हम देखें तो बहुत सारे चेंजेस आए थे। और जो कंपनी थी उसने अपने टेरिटरीज़ पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उन्होंने टैक्सेस को कलेक्ट करने का भी राइट ले लिया था। जो बैटल ऑफ बक्सर था उसके बाद में मुग़ल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ दीवान ऑफ बंगाल अपॉइंट कर दिया था, जो कि अगस्त 1765 में उनको अपॉइंट किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ दीवान उनको घोषित कर दिया था, अनाउंस कर दिया था उनको कि वो बंगाल के दीवान हैं और वो रेवेन्यू जो भी कलेक्टिंग का काम है, रेवेन्यू कलेक्टिंग का, वो टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। तो दीवान के रूप में जो कंपनी थी वो क्योंकि फाइनेंशियल चीफ बन गई और एडमिनिस्ट्रेटर बन गई वो, क्योंकि जो वो एरिया उनके अंडर थे उनके वो उनका क्योंकि उनका जो सारा हिसाब किताब था, जो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो सब कुछ उनके हाथ में था। वो एडमिनिस्ट्रेटर चीफ बन चुके थे। तो इसी के साथ में अब उन्होंने टेरिटरियल एक्सपेंशन भी करना शुरू कर दिया और जो फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाना शुरू कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने का मतलब ये था कि उन्होंने अपना टेरिटरीज़ पे कब्ज़ा करना और कब्ज़ा बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जिसके लिए जो मनी थी उसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर थी कि भाई ज़्यादा मनी चाहिए। तो इसीलिए तो ट्रेडिंग कंपनी होने के नाते उन्हें ये इंश्योर करना था कि वो प्रोडक्ट्स को ख़रीदे जिनकी उनको नीड है और फिर उनको वो बेचे जब उनको वो बेचना चाहे या फिर जिन प्रोडक्ट्स को वो बेचना चाहे। और इसीलिए ब्रिटिश ने कुछ अपनी इनकम को एनहेंस करने के लिए कुछ अपनी पॉलिसीज़ अपनाई उन्होंने। और ये एक जो उनकी पॉलिसीज़ थी, ये पॉलिसीज़ सारी हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही डिज़ास्ट्रस प्रूव हुई। और नेचुरल कंसीक्वेंस थे जो ब्रिटिश रूल के, वो क्या थे कि हमारी जो इंडिया की कंट्री की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया, क्योंकि उनकी नेचुरल कंसीक्वेंस थे। ब्रिटिश ने धीरे धीरे हमारे इंडियंस पर जो कलेक्ट था, जो टैक्स कलेक्टिंग का था, वो बढ़ाना शुरू कर दिया, टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए। और इससे जो हमारे किसान थे उनकी जो कंडीशन थी वो ख़राब होती चली गई और जो हमारे ट्रेड्स थे उनको वो ख़त्म होते चले गए, जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो भी सारे हमारे ख़त्म होते चले गए। एंड उसके बाद में हमारा आता है रेवेन्यू सिस्टम जो था हमारे इंडिया में किस तरीके का था। उन्होंने ब्रिटिश ने किस तरह से सिस्टम यूज़ किया लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। एग्रीकल्चर क्योंकि हमारे इंडिया में मेन स्टे रहा है शुरू से ही और इसीलिए चीफ सोर्स भी रहा है हमारी गवर्नमेंट की इनकम का, तो लैंड रेवेन्यू जो था वो उस टाइम पर भी कंटिन्यू चल ही रहा था और उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने कुछ रेवेन्यू कलेक्टिंग के लिए अलग जो सिस्टम था उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया, कुछ पॉलिसीज़ जो कि किसानों के लिए कि किस तरह से उनको दबाव में डाला जा सके और किस तरह से उनसे रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किया जा सके। तो इसमें कुछ ये रेवेन्यू कलेक्टिंग की कुछ पॉलिसीज़ थी। रेवतवाड़ी सेटलमेंट जो कि मद्रास में था, महलवाड़ी जो कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में था, रेवतवाड़ी सेटलमेंट बॉम्बे में भी था, सिपाही मुटिनी, तालुकदारी इन अवध, परमानेंट सेटलमेंट जो कि बंगाल में था। तो ये कुछ लैंड टेन्योर सिस्टम थे। अब परमानेंट सेटलमेंट था जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया, रेवतवाड़ी सिस्टम जो कि थॉमस मुनरो ने चलाया, और लास्ट में एक आता है महलवाड़ी सिस्टम जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने चलाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इजारदारी रेवेन्यू फार्मिंग, जो कि इजारदारी के लिए बात कर लेते हैं। इजारा का मतलब होता है लीज़ या रेंट।
अब दैट मीन्स इसका मतलब क्या था, इस सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इजारदारी सिस्टम था वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंट्रोड्यूस किया था, उनके टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था ये, और इसीलिए इसको सिस्टम ऑफ ऑक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सिस्टम के अंडर में जो ज़मीन थी वो हाईएस्ट बिडर को दी जाती थी। दैट मीन्स जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था ज़मीन की उसको दी जाती थी, और जो ज़मीन की पोजीशन थी वो ज़्यादातर जो उसी को दी जाती थी जो हाईएस्ट जो बिडर होते थे, जो ज़्यादा बोली लगाते थे। और ऑफ़र जो होते थे वो एक्चुअली में जो ज़्यादा पे किए जा रहे हैं उससे ज़्यादा थे, और कल्टीवेट नहीं करते थे वो, क्योंकि खुद से जो बिडर होते थे वो खुद से कल्टीवेट नहीं करते थे, उनके पास में टेनेंट्स होते थे या छोटे फार्मर्स होते थे जो उनके लिए काम किया करते थे, जो उनके लिए खेती किया करते थे। और इसीलिए जो फार्मर्स की कंडीशन थी वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा माइजरेबल रही, क्योंकि जो बिडर्स थे उन्हें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वो किसानों से एक्सट्रैक्ट उसमें से ले लेते थे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको बिडर्स में उनके पास ही रह जाता था, या फिर वो रेवेन्यू के रूप में दे देते थे। तो इसीलिए जो ब्रिटिश की जो हमारे, तो इस तरह से ये इजारदारी सिस्टम था जिसमें बिडर वाला काम होता था, दैट मीन्स हाईएस्ट बिडर पे ज़मीन की पोजीशन होती थी। आगे जो ब्रिटिश का नेक्स्ट आता है हमारा जो पॉलिसी सिस्टम था, इनका रेवेन्यू सिस्टम था, वो नेक्स्ट था परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट में कुछ जो इसको शुरू किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। वो उसने, क्योंकि वो खुद एक ज़मींदार था, खुद एक लैंडलॉर्ड था इंग्लैंड में, तो इसीलिए वो थोड़ा खेती वगैरह के बारे में जानता था, और जो परमानेंट अमाउंट है, इसीलिए उसके जो आइडियाज़ थे वो ये थे कि परमानेंट अमाउंट फिक्स कर देना चाहिए लैंड रेवेन्यू के लिए। तो लैंड रेवेन्यू के लिए, और उसने जो इम्प्रूवमेंट की थी परमानेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम उसने यूज़ किया था वो इसलिए भी किया था क्योंकि इजारदारी सिस्टम में जो भी कन्फ्यूजन थी उनको रिमूव करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट था इसमें जो प्रॉपर्टी राइट था वो सीधे ज़मींदारों को दिया गया, जो कि परमानेंट ऑनर बन गए थे ज़मींदार के, ज़मीन के, जो कि परमानेंट ऑनर थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसमें जब एक तो इसको बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया इसको, और बंगाल में और भी कुछ एरियाज़ थे, 1793 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। बिहार के भी कुछ एरियाज़ थे इसमें, और उनको राइट था कल्टीवेटर्स को कि वो नॉन पेमेंट्स के लिए उनको बेदखल कर सकते थे, एविक्ट कर सकते थे, ड्रॉ आउट कर सकते थे। जो ज़मींदार थे उनको रिक्वायर था कि वो एक फ़िक्स अमाउंट उनको देना होता था, गवर्नमेंट को हर साल एक फ़िक्स अमाउंट देना होता था। अब जो ज़मीन था और जो ज़मींदार थे, अगर वो फ़िक्स अमाउंट देने में फ़ेल हो जाते थे तो उनकी जो ज़मींदारी थी वो खो लेते थे, दैट मीन्स वो खो देते थे उस ज़मींदारी का जो हक़ था उनका। तो इस तरह से जो कंपनी थी वो एक फ़िक्स्ड रिटर्न पर एश्योर नहीं थी, क्योंकि कई बार इस तरह के वो आती थी, नेचुरल डिज़ास्टर्स भी हो जाते थे जिनकी वजह से कई बार जो प्रोडक्शन थी वो नहीं हो पाती थी। तो उन्हें हर बार एक एक फ्रेश असेसमेंट बनाना होता था, तो इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और हालांकि देखें तो हम जो ये परमानेंट सेटलमेंट था इसमें भी कुछ डिफ़ेक्ट्स थे। अब डिफ़ेक्ट्स जैसे कि थे इसमें परमानेंट सेटलमेंट में, कि एक तो जो ज़मींदार थे वो ज़मीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे। नेक्स्ट, जो उनका एटीट्यूड था वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय वो सिर्फ़ और सिर्फ कमाई करना चाहते थे, अर्निंग करना चाहते थे। और उन्हें और इसीलिए जैसे जैसे जो प्रोडक्शन की, चाहे उसमें लैंड की डिक्लाइन होती रहे, बट वो प्रोडक्शन की तरफ ही ध्यान देते थे, क्योंकि रेवेन्यू की जो डिमांड होती थी ज़मींदार की वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और इसीलिए जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे। इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र किया है इस परमानेंट सेटलमेंट के अंडर पीजेंट्स ने, किसानों ने। और जो कुछ टाइम पर उनको, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी तो उन्हें मनी लैंडर से अपने लिए मनी भी बोरो करनी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें जो ज़मींदार को रेवेन्यू पे करते थे
तो उसके लिए जब प्रोडक्शन नहीं होती थी तो रेवेन्यू पे करने के लिए जो पीजेंट्स होते थे उन्हें मनी लेंडर से मनी बोरो करनी होती थी। ऑल्दो अगर देखें तो वहाँ पर जो ज़मींदारों की इनकम थी वो बढ़ती थी और जो कंपनी थी उसको कुछ ज़्यादा खास नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो रेवेन्यू रेट था वो बिल्कुल फिक्स था परमानेंटली। तो इसीलिए कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं था, लेकिन ज़मींदारों को इनकम बढ़ती जा रही थी। तो इसने भी परमानेंट सेटलमेंट में भी कहीं ना कहीं जो लैंडलॉर्ड्स की जो एक बिग क्लास थी उसको भी क्रिएट कर दिया था, जो कि ब्रिटिश रूल के, जो ब्रिटिश के कंपनी के लॉयल सपोर्टर में से भी थे, जो कि बाद में लॉयल सपोर्टर्स भी बन गए थे, क्योंकि ज़मींदार थे तो वो उनके बहुत ही अच्छे वफ़ादार बन गए थे ब्रिटिश रूल के। तो इस तरह से जो परमानेंट सेटलमेंट था, वो ये जो सारा सिस्टम था इसको परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना गया। और ये उड़ीसा, बंगाल, बिहार और कुछ जो आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज़ थे वहाँ पर इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। नेक्स्ट आता है आपका महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम जो है, जो कंपनी थी, अब उसको अपने एक्सपेंसेस जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको फुलफ़िल करने के लिए उन्हें मनी की ज़्यादा ज़रूरत थी, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। तो कंपनी के जो ज़्यादातर ऑफिशियल्स थे वो इस रेवेन्यू सिस्टम को चेंज करने के लिए बहुत ही कन्विंस भी थे। तो 1822 में एक नया लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि टेम्परेरी बेसिस पर था। ये गंगेटिक वैली में इंट्रोड्यूस किया गया था। नॉर्थ वेस्ट के कुछ प्रोविंसेस, पंजाब, कुछ पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया थे, तो इन सभी एरियाज़ में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और हॉल्ट मैकनीज़ ने इसको डिवाइस किया था। उसने महसूस किया कि जो विलेज हैं वो हमारे इंडिया के नॉर्थ इंडियन सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट सोशल यूनिट है। तो उसे ऐसा लगता था कि ये इनको प्रिजर्व रखना चाहिए, इनको सुरक्षित रखना चाहिए। और जो महलवाड़ी सिस्टम था उसके अंदर हर एक विलेज को एक महल के रूप में, एक स्टेट के रूप में बनाया गया। और जो ये यूनिट्स थी उसमें क्रिएट किए गए, उनके रेवेन्यू कलेक्शन के पर्पस को क्रिएट किया गया। जो विलेज का हेडमैन था उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, कलेक्शन, जो लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसको। जो भी महल के जो लोग थे, जो विलेज थे, वो हेडमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सभी से रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश कंपनी को देना। और इससे भी ज़्यादा अगर देखें तो जो लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स नहीं था परमानेंटली, उसको रिव्यू करना पड़ता था। जो भी प्रोड्यूस होता था, जो भी महल जो उस टाइम पे प्रोड्यूस होता था, तो उसी के हिसाब से उसको हर साल उसको रिवाइज़ किया जाता था, रिव्यू किया जाता था। और आगे आता है नेक्स्ट रियातवाड़ी सिस्टम। रियातवाड़ी सिस्टम जो था, इसको देखें तो ये छोटे स्केल पर इसको अलेक्जेंडर रीड ने इसको कुछ जो कंपनी ने जो एरियाज़ जीते थे, जो रियातवाड़ी सिस्टम था, ये टीपू सुल्तान से जो भी कंपनी ने जो कुछ एरिया जीते थे ये उन पर ट्राई किया गया था। और धीरे धीरे इसको थॉमस मुनरो ने भी इसको डेवलप किया। और उसके बाद में मद्रास और बॉम्बे के जो प्रेसिडेंसी पार्ट्स थे उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और धीरे धीरे ये हमारे साउथ इंडिया और साउथ वेस्टर्न इंडिया में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। क्योंकि जो ये एरिया थे यहाँ पर कोई ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं था, तो ब्रिटिश ने यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ पर कोई एक्चुअल कल्टीवेटर्स नहीं थे, कोई ज़मींदार नहीं था, तो जो लैंड का जो सेटलमेंट था वो एक्चुअल कल्टीवेटर्स के साथ में ही किया गया, रियाट्स के साथ में ही किया, जो कि जब तक कि उनकी जनरेशन जो थी एंड नहीं होती। और इस सिस्टम के अंडर जो कल्टीवेटर्स थे वो ही ज़मीन के लैंड ऑनर थे। जब तक वो ऑनर थे, दैट मीन्स जब तक वो लैंड रेवेन्यू पे करेंगे या पे करते थे। तो ये जो रियातवाड़ी सिस्टम था वो हर 20 से 30 सालों में इसको रिवाइज़ किया जाता था। और ये जो रेवेन्यू था वो फर्टिलिटी जो थी सॉइल की उसके हिसाब से इसको फिक्स किया गया था। अगर हालांकि देखें तो जो सिस्टम था वो अपने में ही बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिसर जो थे वो खुद करप्ट थे, ऑपरेसिव थे, तो इसीलिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोड्यूस का जो
होता था, जो लैंड रेवेन्यू का जो हाफ आधे से ज़्यादा जो होता था प्रोडक्शन का और जो लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन होता था वो अपने पास ही रख लेते थे। और जो बैड मॉनसून था या फिर इस तरह के कुछ नेचुरल जो डिज़ास्टर थे लाइक फैमिन्स हो गया, तो ये कुछ इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर थे जो कि गरीब किसानों की जो माइजरी थी, जो उनकी पॉवर्टी थी, वो उसको और ज़्यादा बढ़ा देते थे। तो आगे देखें तो अगर जो इफ़ेक्ट्स थे इसके, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जितने भी जो ब्रिटिश ने दिए थे वो सभी ऑपरेसिव थे, अनफ्रेंडली थे कल्टीवेटर्स के साथ में। इनफैक्ट अगर देखें तो उन्होंने किसानों के साथ में और ज़्यादा उनकी माइजरीज़ को बढ़ा दिया था, उनकी परेशानियों को बढ़ा दिया था। और जो परमानेंट सिस्टम था, जो परमानेंट सेटलमेंट था, उसने लैंडलॉर्ड्स की एक क्लास को क्रिएट कर दिया था जिसने पीजेंट्री की जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। नंबर थर्ड अगर देखें तो इफ़ेक्ट जो आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम का वो ये था कि जो ज़मींदार थे वो ज़मीन की कोई भी डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे, उसकी फर्टिलिटी को लेकर, उसके इन्वेस्टमेंट को लेकर। और वो ज़्यादा से ज़्यादा बस एब्सेंटी लैंडलॉर्ड ही थे जो कि कलकत्ता में रहते थे या फिर और दूसरे शहरों में रहते थे, जिनका वो सिर्फ़ और सिर्फ पुअर फार्मर की वजह से उनकी जो उनसे इनकम ले रहे थे वो उनकी वजह से फ्लॉरिश हो रहे थे। तो फ्लॉरिशिंग अगर देखें तो सिर्फ ज़मींदारों की थी और जो किसान थे वो ज़्यादा से ज़्यादा माइजर और पॉवर्टी को झेल रहे थे। और नंबर 4 पर देखें तो जो लैंड रेवेन्यू होता है, जो लैंड रेवेन्यू था वो किसानों को ही पे करना पड़ता था, जो कि फिक्स नहीं था, डिपेंड करता था, जो कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके विम्स पर डिपेंड करता था, जिनको राइट था कि वो किसानों को उस ज़मीन से बाहर हटा सकते थे, निकाल सकते थे। तो इसने भी एक इंट्रोड्यूस किया एक एलिमेंट जो इनसिक्योरिटी होती है पीजेंट्स के बीच में, उसको भी इसने इंट्रोड्यूस किया। जो लास्ट में अगर देखें तो इसका ड्रॉबैक जो आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स का वो ये था कि जो लैंड में से उनको निकालने के लिए, वो थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए, जो किसान थे वहाँ से बचने के लिए वो मनी लैंडर से मनी बोरो किया करते थे या फिर महाजन से मनी बोरो किया करते थे। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं ज़मींदार के दबाव में आ जाते थे और वो उस जो मनी लैंडर्स का जो क्लच होता था, जो चुंगल होता था, जो वो कर्ज का चुंगल होता था, वो अपने आप को उसमें से निकालने में बहुत ही मुश्किल हो पाता था उनको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।